नमस्कार। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग गांधी जी की नीतियों के ध्वज तले गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले आंदोलनों और अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं साइमन कमीशन की, जिसका गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम में वर्णित एक प्रावधान के तहत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद अधिनियम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उसी आधार पर इस कमीशन का गठन किया गया था। इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। ये सारे सदस्य अंग्रेज थे। अंग्रेज ही नहीं थे, इसके अतिरिक्त ये सातों सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और भारत में इसके विरोध का यही प्रमुख कारण बना कि एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग इसके सदस्यों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, चूंकि 10 वर्षों की समीक्षा 10 वर्षों के बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर यदि इसका गठन किया गया था तो इसका गठन 1929 में किया जाने वाला था। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे, इसलिए इसका गठन नवंबर 1927 में ही कर दिया गया। दूसरी बात, चूंकि इसके सातों सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, इसलिए सबसे पहले ब्रिटिश संसद के स्वरूप को समझना अनिवार्य हो जाता है। ब्रिटिश संसद के दो भाग, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कुछ सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित थे, कुछ सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स से संबंधित थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 2 सदस्यों का चुनाव किया गया विभिन्न पार्टियों से। हाउस ऑफ कॉमन्स से 5 सदस्यों का चुनाव किया गया। इस कमीशन का जो अध्यक्ष था वह हाउस ऑफ कॉमन्स से रिलेटेड था। आइए एक एक करके एक सभी सदस्यों को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 2 सदस्य चुने गए थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 सदस्य चुने गए थे, बाथम और कोना। लेकिन इनकी पार्टी का नाम कंजर्वेटिव पार्टी था। कंजर्वेटिव पार्टी से ही 2 और सदस्यों का चुनाव किया गया था, लेकिन वो हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित थे। फैक्स एवं कैडेगन ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे। शेष 3 सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित थे, लेकिन उनकी पार्टियां अलग अलग थीं। लेबर पार्टी से एटली हार्टशोन को सेलेक्ट किया गया था। लेबर पार्टी। मजदूर पार्टी, लेबर पार्टी से एटली तथा हार्टशोन को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन इनका संबंध हाउस ऑफ कॉमन्स से था। इस कमीशन का जो अध्यक्ष था साइमन, वह लिबरल पार्टी अर्थात उदारवादी पार्टी का सदस्य था और इस कमीशन का अध्यक्ष था। इसका संबंध हाउस ऑफ कॉमन्स से था। चूंकि इसमें
एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त भारतीयों में अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ बहुत दिनों से चल रहा असंतोष अब धीरे धीरे और तेजी से बढ़ना आरंभ कर चुका था। इन्हीं कारणों से इस कमीशन का भारत में व्यापक विरोध किया गया। खैर, नवंबर 1927 में इस कमीशन का गठन कर दिया गया। नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, नियमित अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर तरह से, ध्यान दीजिएगा, हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर तरह से इस कमीशन का भारत में कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जाएगा। चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी संस्था हो चुकी थी, राष्ट्रीय स्तर की संस्था हो चुकी थी, तो यदि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो निश्चित रूप से इसको पूरे भारतवर्ष में विरोध का सामना करना पड़ता, और हुआ भी यही। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद सभी कांग्रेसियों ने मन बना लिया कि इस कमीशन का हर हालत में विरोध किया जाएगा। इन्हीं विरोधों, इन्हीं गतिरोध वाली स्थितियों के मध्य 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया। लेकिन भारत आने से पहले इसके उद्देश्यों में कुछ बदलाव किए गए। जब यह कमीशन भारत आ गया तब इसे निर्देश प्राप्त हुआ कि इसे 2 बातों का पता लगाना और था। जैसे सबसे पहली बात कि शिक्षा का विस्तार कहां तक हुआ है। दूसरी बात कि भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 19 की जो समीक्षा करने का निर्देश इस कमीशन को सौंपा गया था, उसमें एक बात और ऐड कर दी जाए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। वह प्रणाली किस हद तक सफल हो पाई और कितने सुचारू रूप से, किस हद तक अपना कार्य करने में सक्षम है, इन 3 बातों का पता लगाना कहीं न कहीं इस साइमन कमीशन का उद्देश्य हो गया था। कमीशन सबसे पहले बंबई पहुंचा। बंबई पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने इस कमीशन का स्वागत किया, कुछ ने विरोध। पहले बात कर लें कि किन किन लोगों ने इसका स्वागत किया। तो स्वागत समिति में जो शामिल थे वो थे, प्रमुख नाम आता है सबसे पहले अंबेडकर साहब का। B.R. अंबेडकर साहब थे, देशी नरेश थे और देश के पूंजीपति वर्ग थे इसमें शामिल, पूंजीपति वर्ग। इन लोगों ने बंबई में इनका स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस की छत्र छाया में इसका बंबई में व्यापक विरोध हुआ। सबसे पहले यह बंबई पहुंचा, उसके बाद दिल्ली पहुंचा, उसके बाद लाहौर पहुंचा। यह कमीशन सबसे पहले बंबई, उसके बाद
दिल्ली, उसके बाद लाहौर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और उसके बाद विभिन्न जगहों पर गया। प्रमुख स्थानों के संदर्भ में अगर चर्चा करते हैं तो इन्हीं 4 स्थलों का, इन्हीं 4 जगहों का नाम सामने आता है। तो बंबई में तो स्वागत समिति के सदस्य अंबेडकर और देशी नरेश और अन्य पूंजीपति लोग थे जिन्होंने इस कमीशन का स्वागत किया था, लेकिन कांग्रेस की छत्र छाया में बंबई में इसका व्यापक विरोध हुआ, जिसको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार को पशु बल का भी प्रयोग करना पड़ा। पशु बल अर्थात जानवरों का प्रयोग किया गया था उस विरोध को दबाने के लिए। इसके बाद कमीशन दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में केंद्रीय असेंबली के भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध कर दिया, स्वागत करने से इनकार कर दिया, काले झंडे से इनका स्वागत किया। इस प्रकार दिल्ली में भी, दिल्ली केंद्रीय परिषद में इसका विरोध किया गया था। यह इसकी सबसे प्रमुख, इस आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता थी। प्रमुख विशेषता थी कि केंद्रीय परिषद में विरोध प्रदर्शन हुए। केंद्रीय परिषद में विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद यह कमीशन लाहौर पहुंचा, जहां पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका व्यापक विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की पुलिस के डंडे से चोट लगने के बाद स्थिति गंभीर हो गई और कुछ दिनों के बाद उसी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसने कहीं न कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गति को एकदम से बढ़ा दिया, क्योंकि वो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, समझदार नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। और उनकी मृत्यु के बाद भारतीय जनमानस में जो असंतोष व्याप्त था, जो क्रोध व्याप्त था, वह अपनी चरम अवस्था पर अचानक से पहुंच गया। इसके बाद लाहौर के बाद उत्तर प्रदेश जब कमीशन पहुंचा तो वहां पर गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में व्यापक विरोध किए गए। इस प्रकार साइमन कमीशन को व्यापक विरोधों से गुजरना पड़ा भारत में। लेकिन इन विरोधों के बावजूद साइमन कमीशन 2 बार भारत पहुंचा। पहली बार तो 1928 में, दूसरी बार 1929 में और अंततोगत्वा मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके स्वागत समिति में अंबेडकर साहब थे, कुछ पूंजीपति लोग थे और देशी नरेश शामिल थे, लेकिन मुस्लिम लीग, अन्य संस्थाओं की बात करें तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और देशी नरेश भी, कुछ देशी नरेश भी इसमें शामिल थे। अर्थात देशी नरेशों में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ नरेश विरोध में थे, कुछ नरेश पक्ष में थे। तो देशी नरेश, कांग्रेस तो थी ही। मतलब कहने का है कि लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने इसका विरोध किया। एक प्रमुख बात और भी है कि मुस्लिम लीग में इसी मुद्दे को लेकर फूट पड़ गई। मुस्लिम लीग में फूट पड़ गई
क्योंकि मुस्लिम लीग में एक वर्ग ऐसा था जो साइमन कमीशन का स्वागत करना चाहता था और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग इसका विरोध करना चाह रही थी। इसलिए मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस कमीशन के विरोध का निर्णय लिया और जो गुट, जो समूह इसका स्वागत करना चाह रहा था वह मुस्लिम लीग से अलग हो गया। तो इस प्रकार अगर मुस्लिम लीग के विरोध की, विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो उसका विभाजन इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुआ था। मई 1930 में इसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग चलें तो उसमें कुल 9 प्रावधान थे, 9 अनुशंसाएं की गई थीं। आइए एक एक करके उन सभी अनुशंसाओं को समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात, भारत के लिए संघीय संविधान का निर्माण हो, संघीय संविधान का निर्माण हो। दूसरी बात कि केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायी पद न दिया जाए, केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व न सौंपा जाए, उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, उसको समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों में, ध्यान रहे, केंद्र में नहीं। केंद्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में को समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाए। अर्थात वायसराय की परिषद में, प्रांतों की विभिन्न परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ाते हुए मतदान के प्रतिशत को 3 से बढ़ाकर 10 से 15% कर दिया जाए। तो इस प्रकार निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाए। 5वीं बात, बर्मा को भारत से अलग करते हुए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और सिंध और उड़ीसा को एक पृथक प्रांत का दर्जा दिया जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए, भारत से अलग किया जाए। साथ ही साथ सिंध और उड़ीसा को एक प्रांत का दर्जा दिया जाए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखा जाए, भारत सरकार
के अधीन लाया जाए। वायसराय तथा गवर्नर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। आठवीं बात, समीक्षा प्रणाली को समाप्त की जाए। समीक्षा प्रणाली को समाप्त किया जाए। इसकी कुछ बातों को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल तो किया ही गया था। इसके अतिरिक्त इसकी अनुशंसाओं के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। यह इस कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं की विशेषता थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को हटाए जाने की अनुशंसा इस कमीशन ने की थी, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिला। भारत के लिए एक संघीय संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया जाए, इस बिंदु को भी भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया। द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम में हमें देखने को मिले। संघीय संविधान की अवधारणा को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। बर्मा को अलग किए जाने और सिंध तथा उड़ीसा को पृथक प्रांत का दर्जा दिए जाने की बात भी हमें भारत शासन अधिनियम 1935 में देखने को मिली। समीक्षा प्रणाली को भी समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी, जिसको अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार किया। इस प्रकार इन विभिन्न विरोधों के मध्य साइमन कमीशन भारत आया और 1930 में यहां से जाने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे लागू कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसे रद्दी के टोकरे की संज्ञा दी थी। रद्दी की टोकरी। तो साइमन कमीशन वाला अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में कुछ नया सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।